हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने अब तक जो वीडियो बनाई हैं उनमें भारत की सामान्य जानकारी के बारे में बताया गया है। आज इस वीडियो में हम भारत की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो नदियां भारत की दो भागों में बटी हुई हैं, एक हिमालयी नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो आज इसके संबंध में अधिक जानकारी हासिल करते हैं। हिमालय की नदियों को दो वर्गों में बांटा जाता है। देखिए, एक तो वे नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में सिंधु नदी की सहायक नदी गिरती हैं, और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं जो कि हिमालय से निकल के, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ। और साथ ही जो प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियाँ निकलती हैं वे भी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो देखो, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वे स्थान जहाँ से नदी निकलती है उसको उद्गम स्थान कहते हैं। देखो, ये मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में पड़ती है। यहाँ से दो तीन नदियों के स्थान हैं, जैसे सिंधु नदी है, ये सब मानसरोवर झील के पास से निकल के जा रही है, देखो इस तरह से। और इसकी एक नदी है श्योक, जो कि ये लद्दाख यानी कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती हुई, देखिए ये जम्मू कश्मीर में होते हुए पाकिस्तान को चली जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे चेनाब है ये, और देखिए ब्यास है, सतलज है, और ये इस तरह की ये नदियां हैं जो कि ये सिंधु की सहायक हैं। और भारत में लगभग ये मानिए कि करीब ये मान के चलिए कि 4,000 से अधिक नदियां बहती हैं। और ये नदियां पूरे भारत में, यानी कि हिमालयी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को मिला करके हैं। तो आज हम हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए, ये एक सिंधु नदी तंत्र है, इसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी नदी हैं जो निकलती हैं। और इसके साथ ही जैसे गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है और इनकी सहायक नदियाँ। तो अब बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों की। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करते हैं। देखो, सिंधु नदी ये मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील के पास इसका उद्गम स्थान है। लगभग इसकी जो लंबाई है वो है 2,880 किलोमीटर यहाँ से लेकर के। और देखिए, ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, ये पाकिस्तान होते हुए जाती है। और इसकी सहायक नदियों में है, देखो श्योक है, शिंगार है। तो देखो, श्योक ये है, और बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, शिंगार है, गिलमत है, सतलज है। देखिए, ये सतलज ये जा रही है। और चेनाब, रावी और झेलम, इस तरह की ये सारी की सारी नदियां हैं जो पंजाब से होकर निकलती हुई और पाकिस्तान चली जाती हैं। देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर, सिंधु नदी समझौता हुआ था भारत के साथ, तो इसमें ये कहा गया था कि 20% जल भारत के लिए और 80% जल पाकिस्तान के लिए रखा जाएगा। तो ये सिंधु समझौता के नाम से जाना जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे भारत के लिए केवल 20% और 80% पाकिस्तान के यूज़ में जल रहेगा। ये बात सिंधु समझौता के अंतर्गत 1960 में रखी गई थी। चलिए, अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। सिंधु की सहायक नदी हैं। अब देखो, इसके बाद है सतलज नदी, क्योंकि सिंधु के बाद दूसरी सबसे बड़ी सतलज नदी है। तो देखो, ये भी मानसरोवर झील के आसपास से निकल रही है, और ये नदी इस तरह से बहती हुई और ये चली जाती है, सिंधु नदी से मिलती है ना। अ, ये नदी लगभग 1500 किलोमीटर है। और ये देखो, मानसरोवर झील के पास में है एक राकस ताल, वहाँ से निकलती है। और इसका जो संगम है वो चेनाब नदी में जाके मिल जाता है। देखो, चेनाब नदी में ये ऊपर से आ रही है चेनाब, तो इसी नदी में ये चेनाब नदी में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियाँ हैं, व्यास है, और देखिए इस एक है बसपा है। इसी तरह से कुछ सहायक नदियाँ हैं छोटी छोटी। अब इसके बाद देखिए, रावी नदी की बात करते हैं। तो रावी तो ये निकलती है रोहतांग दर्रा, ये कांगड़ा जिला है, ये रोहतांग दर्रा। तो रावी नदी देखिए, ये इस तरह से निकलती हुई जा रही है, उत्तराखंड से निकल रही है, और ये मिल जाती है चेनाब नदी में जाके। इसके बाद है देखो ब्यास नदी। तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से लगभग इसका रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रोहतांग दर्रे से निकलते हुए 625 किलोमीटर बहती है, और देखो सतलज नदी में मिल जाती है ये जाके, है ना। तो ये इस तरह से ये नदियां हैं।
और देखिए ब्यास के बाद है फिर है झेलम नदी। ये शेषनाग झील से निकलती है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों से लगभग 1180 किलोमीटर बहती है। तो ये झेलम नदी, देखो एक चीज़ और है कि ये एक कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में सीमा भी बनाती है कुछ किलोमीटर की, और ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से हमने ये सिंधु नदी तंत्र के बारे में थोड़ा डाटा बताया। इसी तरह से और जो नदी हैं जैसे कि गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर विस्तार से आपके लिए रिवाइज कराएंगे। देखिए गंगा नदी, ये गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तराखंड में एक गंगोत्री है। गंगोत्री में गौमुख गौमुख से निकलती है। और देखो जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ दो नदियाँ हैं, अलकनंदा और भागीरथी, दोनों ये जब मिलती हैं तब ये गंगा कहलाती है। और ये देखो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका जो बहाव है वो उत्तर प्रदेश में है, और बहुत सारी नदियाँ इससे मिल जाती हैं। इस तरह से हिमालय से निकलने वाली देखो इस तरह से चेनाब है, और ये केन है, सोन है, बेतवा है, तमाम ये नदियाँ इससे मिलती हैं, और ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखिए यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है ना। तो यमुना भी यमुनोत्तरी से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से निकलने वाली नदी है। और देखिए इधर यमुना में ही ये चंबल नदी मिल जाती है, ये चंबल की बहुत सी ये सहायक नदियाँ हैं। तो इसी तरह से ये देखो ये सारी की सारी नदियाँ जैसे कि शारदा है, घाघरा है, और गंडक है, और कोसी है, इस तरह से ये सारी की सारी नदियाँ इसमें मिल जाती हैं। ये पूरा के पूरा गंगा नदी तंत्र है जो एक विशेष मायने रखता है अपने आप में। और ये गंगा नदी की विशेषता ये है कि ये देखो भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है, और ये हमें सबसे ज़्यादा पूजनीय भी है। चलिए अब इसके बाद में देखो सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र, ये देखिए ये सिंधु नदी निकलती है यहाँ से, देखो तिब्बत में ये झील है। ये मानसरोवर झील के पास यहाँ एक स्थान है इसका, सिंधु नदी का। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ सांगपो के नाम से जानते हैं, है ना, सांगपो। और ये जैसे ही भारत में प्रवेश करती है तो इसका उद्गम स्थान भारत में जैसे ही प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। तो सांगपो कहते हैं इसको तिब्बत में। चलिए अब देखिए यहाँ इसकी जो सहायक नदियाँ हैं भारत में आकर के वो कई सहायक नदियाँ बन जाती हैं, आगे हम बताएंगे। तो इस तरह से देखो ये नदी है और इस तरह से निकल रही है, ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। यहाँ देखो नमचा बरवा एक पर्वत है, यहाँ यू टर्न लेती है यानी यू आकार की घाटी बनाती है, और ये असम में होते हुए और देखिए ये यहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। इस तरह से ये हम 3 नदी तंत्रों के बारे में हम बताएंगे। चलिए अब बारी बारी से देखते हैं इन सब के बारे में। और देखिए ये हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, तो थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखो भारत में लगभग 4,000 से भी अधिक नदियाँ हैं, और इनको 2 वर्गों में बांटा गया है, हिमालयी नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अच्छा, हिमालयी नदियों में देखिए सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ हैं, और इन तंत्रों को जानते हैं। देखो पहले सिंधु नदी तंत्र को समझते हैं, सिंधु नदी तंत्र है क्या, ठीक है ना। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी तंत्र में देखो सबसे पहले सिंधु नदी तो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील यानी तिब्बत से निकलती है, 2880 किलोमीटर बहती है, और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, श्योक है, शिगार है, और गिलबमत, और चेनाब, रावी, और देखिए ये है झेलम है, ये देखिए ब्यास है, और स्थिति बरपा, इस तरह की ये नदियां हैं। तो ये सिंधु की सहायक हैं। देखिए इसके बाद है ये सतलज नदी। तो सतलज नदी निकलती है मानसरोवर झील के पास, एक राकस ताल से निकलती है, 1500 किलोमीटर लगभग बहती है। देखिए सतलज नदी एक सिंधु नदी के बाद में एक लंबी नदी है ये, और ये चेनाब नदी में मिल जाती है जा करके। देखिए ब्यास और स्थिति बरपा ये इसकी सहायक हैं, ठीक है। आगे रावी नदी के बारे में जानते हैं। तो रावी रोहतांग दर्रा यानी कांगड़ा जिला है उत्तराखंड में, रोहतांग दर्रा के समीप निकलती है, और ये 720 किलोमीटर के लगभग बहती है, चेनाब नदी में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं, देखो ब्यास नदी।
तो ब्यास नदी में क्या है कि देखो रोहतांग दर्रा से निकलती है ये, और 625 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सतलज नदी से जाके मिल जाती है। पार्वती और हुरला और इस तरह की इसकी देखो सहायक नदी हैं। ये है वीरथन, है ना, ये इनकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब देखो झेलम नदी के बारे में जानते हैं। तो झेलम शेषनाग झील यानी शेषनाग झील ये जो है पीर पंजाल के समीप है, और 1180 किलोमीटर ये बहती है और चेनाब नदी में मिल जाती है। चलिए अब गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। देखिए इसका उद्गम है उत्तराखंड के समीप। देखिए उत्तराखंड के समीप उत्तरकाशी जिले में यानी गौमुख से के समीप है। ये गंगोत्री से निकलती है। अब देखिए अलकनंदा तथा भागीरथी दो नदी देवप्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती हैं। ठीक है ना, गंगा का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में। आगे है गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। देखिए मैदानी भागों में, पहले तो गंगा पहाड़ी क्षेत्र से आती है और मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार में। अब देखिए यमुना गंगोत्री से निकल कर प्रयाग में गंगा से मिलती है। देखो प्रयाग यानी इलाहाबाद में ये संगम होता है यहाँ। और ये देखो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है ना। आगे है दक्षिण पठार से गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। तो देखो टॉन्स है ना, टॉन्स है, सोन है, बेतवा है। ये टॉन्स, सोन, बेतवा और इस तरह की देखो और है केन। इस तरह की नदियाँ हैं जो कि दक्षिण पठार से जाकर के और गंगा में मिलती हैं। आगे देखो एक और बात, ये चंबल नदी है। ये चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये यमुना में मिलती है। फिर यमुना नदी जो है गंगा में मिल जाती है। आगे देखते हैं। देखिए गंगा की बाएं तट पर मुख्य सहायक नदियां, यानी बाएं तट पर मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी देखो थोड़ी विशेषता देख लेते हैं। गंगा की बाएं तट से मिलने वाली नदी कौन कौन सी हैं? ये हैं देखो रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और इसी तरह की बहुत सारी नदियां हैं। तो कुछ विशेषताएं गंगा नदी की इन्हें जानते हैं। तो देखो ये पवित्र नदी है, यूपी में सबसे अधिक बहने वाली नदी है ना। राष्ट्रीय नदी गंगा को ही कहा जाता है इस तरह की, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इस तरह की विशेषता है गंगा नदी की। चलिए आगे देखते हैं। गंगा पश्चिम बंगाल में दो भागों में बट जाती है। देखो पश्चिम बंगाल में जाके गंगा दो भागों में बट जाती है। तो वो कौन कौन सी? एक का नाम है देखो भागीरथी और दूसरे का नाम है हुगली। तो ये देखो एक वितरिका होती है, यानी वितरिका का मतलब जो कोई सहायक नदी है और दो भागों में बट गई है ऐसे। तो वितरिका का मतलब ये होता है कि ये दोनों नदियाँ यानी दोनों शाखाएं कभी मिलेंगी नहीं आपस में, ये वितरिका बन जाती हैं। तो इसी तरह से दो वितरिकाएं बनी, तो दोनों में से दोनों का नाम था भागीरथी और हुगली। तो अब देखिए आगे चलते हैं। दामोदर नदी, दामोदर नदी हुगली में मिलती है। फरक्का बांध हुगली नदी पर स्थित है। तो देखिए दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है, और दामोदर ये देखो वहाँ से निकलती है छोटे नागपुर के पठार से, है ना। आगे देखिए भागीरथी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र यमुना पद्मा से मिल जाती है, और आगे मेघना नदी मिल जाती है ना। इनको आप थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। आगे देखिए, और ये नदियाँ बांग्लादेश की ये बंगाल की खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। देखिए सुंदरबन का डेल्टा यानी बांग्लादेश के नीचे है, और यानी पश्चिम बंगाल हमारा राज्य है वहाँ, तो वहाँ सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है जिसको हम सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में यानी सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। तो ये जो नदियाँ है मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ना। और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र तीन देश, यानी कि कौन कौन से तीन देश हैं? देखिए पहला तो है यानी तिब्बत हो गया या चीन, भारत, बांग्लादेश। इन देशों में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, और इनका ब्रह्मपुत्र नदी का हर एक देश में अपना अलग अलग नाम है। देखिए नमचा बरवा के निकट यह नदी तीव्र मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और यहीं एक विशाल कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन देखो घाटी से कहते हैं, जो गहरी घाटी होती है। देखिए एक तरह से ये मान के चलना कि जैसे कोई नदी जब बहती है इधर तो ऐसे करके बहती है टेढ़ी मेढ़ी, तो इस तरह की जो घाटी बनती है इसमें से जो नदी बहती है
तो ये जो गहरी घाटी हो जाती है इसी को हम कैनियन के नाम से जानते हैं, कैनियन बोलते हैं। आगे है देखिए अरुणाचल प्रदेश में, हाँ यहाँ से अभी थोड़ा रह गया, नमचा के निकट यह नदी तीव्र मोड़ लेकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यही एक विशाल कैनियन का निर्माण करती है और यहाँ दिहांग कहलाती है। देखिए ये दिहांग कहलाती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में सादिया नगर के निकट दिबांग और लोहित नदी के मिलने से इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। देखिए असम घाटी में ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदियाँ, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं भाई? देखो एक है सुबनसिरी, इसके बाद है जिया भरेली, धनसिरी, और देखिए पुथीमारी, इसके बाद है पगला दिया, इसके बाद है कपिली और मानस। ये इस तरह की नदियां हैं जो असम में मिल जाती हैं आके। अच्छा इसके बाद है देखो असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है ना, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। देखिए ये असम राज्य में एक इतना बड़ा द्वीप है कि इस पर एक जिला बसा हुआ है। आगे देखते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो गंगा नदी इस थोड़ा सा जानते हैं। देखिए गंगा नदी तंत्र के बारे में जान लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। देखो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है और 2525 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर ये बहती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए यमुना है, गंडक है, घाघरा है, टॉन्स है, सोन है, रामगंगा, सिंध, बेतवा, केन, इस तरह की नदियां हैं। आगे है देखिए यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री उत्तराखंड में है, 1385 किलोमीटर बहती है। अब देखिए इलाहाबाद में ये संगम बनाती है यानी कि गंगा नदी में मिल जाती है। टॉन्स और चंबल ये इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए चंबल के बारे में जानते हैं। चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी यानी कि ये मध्य प्रदेश में मऊ जिला है वहाँ से निकलती है और ये 965 किलोमीटर बहती है भारत में। और ये किस में मिल जाती है? यमुना में। देखो एक विशेषता और है इसकी, चंबल नदी एक बहुत यानी बीहड़ों का निर्माण करती है, यानी ऐसे गड्ढे होते हैं उनको बीहड़ बोलते हैं जो चंबल नदी के हैं, वो बहुत ही फेमस हैं। इसकी देखो सहायक नदियां हैं काली सिंध और बनास, पार्वती, छिप्रा, इस तरह की चंबल नदी की सहायक हैं। आगे देखते हैं रामगंगा। तो रामगंगा नैनीताल के पास से निकलती है, 602 किलोमीटर बहती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। देखिए घाघरा नदी। तो घाघरा नदी मपसांग मपसांगतंग हिमानी यानी नेपाल से निकलती है, ये नाम है देखिए, और यहाँ से निकल रही है और 1080 किलोमीटर बहती है और छपरा की सीमा पर गंगा से मिल जाती है। देखो सहायक नदी हैं चौफिया, छोटी गंगा, राप्ती, शारदा, ये इसकी सहायक नदियां हैं घाघरा की। आगे है गंडक। गंडक देखिए बृहद हिमालय यानी नेपाल से निकलती है, 425 किलोमीटर बहती है और पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। तो काली गंडक, त्रिशूल गंगा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी कहाँ से निकल रही है? तो ये देखो गोसाई धाम शिखर है एक, ये नेपाल में, वहाँ से निकलती है और 730 किलोमीटर बहती है, गंगा नदी में मिल जाती है। अरुणा इसकी सहायक नदी है। देखो एक विशेषता और है, ये कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो बिहार का शोक क्यों कहलाती है? क्योंकि ये बिहार में बहुत ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी है, रातों रात अपना रास्ता बदल लेती है, इसीलिए बाढ़ आ जाती है कोसी नदी से, तो इसको कहते हैं बिहार का शोक। देखिए आगे है बेतवा नदी। तो बेतवा है निकलती है सिंध पर्वत, ये रायसेना हिल है, यहाँ रायसेना की पहाड़ियाँ हैं और तो यहाँ से देखो 480 किलोमीटर बहती है ये और हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती है बेतवा नदी। आगे है सोन नदी। तो देखो ये सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है यानी मैकाल पर्वत में और 780 किलोमीटर बहती है पटना के समीप, ये जो है मिल जाती है गंगा में। और देखिए रिहंद और कुनहट ये इसकी सहायक नदियां हैं। आगे देखते हैं दामोदर। तो दामोदर देखिए ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर और 541 किलोमीटर इसकी बहाव क्षेत्र है इसका और हुगली नदी में मिल जाती है। कोनार,
जामुनिया और बराकर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। देखो, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ये कई बार पूछा गया है। तो दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो कोसी नदी और दूसरा दामोदर नदी, ये दोनों ही शोक वाली नदियाँ हैं। तो दामोदर बंगाल का शोक और कोसी नदी बिहार का शोक। आगे है देखो ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पास चेमा युगनंग ग्लेशियर से निकलती है और ये 2900 किलोमीटर बहती है। देखो, अब गंगा नदी तो इससे भी कम बहती है, लेकिन बात यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से भारत में नहीं बहती है। वो लगभग 1100 किलोमीटर बह के पहले और जब भारत में प्रवेश करती है। देखो, इसकी कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो देखो, सबसे पहले गंगा, यानी गंगा में तो मिल ही जाती है। सहायक नदी हैं डिबोंग, और देखिए वस्कर, और इसके बाद है लोहित, संसरी, नोवा, दिहांग, तिस्ता, और देखिए मानस। इस तरह की ये सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। चलिए, देखिए, इस तरह से हमने उत्तर भारत यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया, और ये नदियां हमने काफ़ी शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। और ज़रूर ये आप अगर तुम एक दो बार वीडियो को देखोगे तो ये बातें ज़रूर समझ में आएंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। इसका दूसरा पार्ट हम जब ही बनाएंगे जब आप बताएंगे। तो इसके दूसरे पार्ट के लिए आप लोग जब बताएंगे तो हम इसके जैसे तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, उनके बारे में अगले पार्ट में बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने वीडियो पहली बार देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखिए, ये जो चैनल है इस पर्पज़ से बनाया गया है कि आपको कुछ कम समय में आपको ज़्यादा रिवाइज़ किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और हमारी हेल्प आप इसी तरह से कर सकते हो कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।